नमस्कार। चलिए आज की बातचीत एक गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल से शुरू करते हैं। अगर कभी ये पता चले कि किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध वो खुद ही है, तो क्या वो इंसान सच देखने की हिम्मत कर पाएगा? ये कहानी है नियति, श्राप, खून, सच और अंधेपन की। एक ऐसे राजा की कहानी जो एक पहेली सुलझाकर नायक बना, लेकिन अपनी ही जिंदगी की पहेली में ऐसा उलझा कि इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक बन गया। ये कहानी है सोफोक्लिस के नाटक ओडिपस रेक्स की। और मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। हजारों साल बाद भी ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या हम सब बस नियति की लिखी स्क्रिप्ट के किरदार हैं। आज हम इसी कहानी की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां सच रोशनी नहीं बल्कि अंधकार लेकर आता है। तो कहानी शुरू होती है थीब्स नाम के एक शहर से, और ये शहर एक भयानक प्लेग की चपेट में है। हर तरफ मौत का साया है, फसलें बर्बाद, बच्चे पैदा होते ही मर रहे हैं। और हवा में सिर्फ मातम का शूर है। शहर के लोग अपने राजा ओडिपस के पास आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। और क्यों ना आए, आखिरकार यही वो ओडिपस है जिसने कुछ साल पहले स्फिंक्स नाम के दैत्य को हराकर शहर को बचाया था। बिल्कुल, वो एक नायक है, एक उद्धारकर्ता। और ओडिपस अपनी प्रजा को निराश नहीं करता। वो एक आदर्श राजा की तरह उनसे वादा करता है कि वो इस प्लेग का कारण ढूंढ निकालेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और डेल्फी के देववाणी से सलाह लेने के लिए अपने साले क्रेयोन को भेजता है। हाँ, और जब क्रेयोन लौटता है तो एक रहस्य सामने आता है। ये प्लेग कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक दिव्य श्राप है। और ये श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक शहर के पूर्व राजा, राजा लायस के हत्यारे को ढूंढकर उसे सजा नहीं दी जाती। बिल्कुल। और यहीं से वो जाल बुनना शुरू होता है जिसमें ओडिपस खुद ही फंसने वाला है। वो पूरे आत्मविश्वास से ऐलान करता है कि वो उस कातिल को ढूंढ निकालेगा और उस पर ऐसा श्राप देता है कि हत्यारा जहां भी हो उसकी जिंदगी नरक बन जाए। उसे जरा भी अंदाजा में ही वो हर कसम, हर घोषणा अपने ही खिलाफ कर रहा है। इसी को ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। और सोफोक्लेस इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सस्पेंस बनाने के लिए नहीं करते, वो हमें यानी दर्शकों को एक तरह से भगवान की जगह पर रख देते हैं। सही कहा। हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सच जानते हैं, और हम ओडिपस को अपनी ही बनाई हुई तबाही की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये हमें लाचार और साथ ही साथ कहानी में और ज्यादा शामिल महसूस कराता है। उसकी हर जीत असल में उसकी हार का एक और कदम है। बिल्कुल। और ओडिपस कोई साधारण राजा नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। उसने स्फिंक्स की उस मशहूर पहेली को सुलझाया था। हाँ, वो कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? जिसका जवाब था इंसान। उसकी यही तर्क शक्ति और सच को खोज निकालने का जुनून उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो चीज उसे नायक बनाती है वही उसके पतन का कारण भी बनती है। उसका अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास। हाँ, जो धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है। उसे लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई पहेली नहीं जिसे वो सुलझा न सके। प्राचीन ग्रीक नाटकों में इसे हरमार्शिया या ट्रैजिक फ्लॉ कहते हैं। बिल्कुल, ये कोई बुरी आदत नहीं बल्कि एक अच्छी क्वालिटी का जरूरत से ज्यादा होना है। सच जानने की उसकी यही जिद उसे तबाही की ओर ले जाएगी। इसी जिद के साथ सच की खोज में ओडिपस टाइरिसियस नाम के एक अंधे भविष्यवक्ता को बुलाता है। जिसके बारे में कहा जाता है कि टाइरिशियस वो सब देख सकता है जो आम आंखें नहीं देख सकती। लेकिन जब वो दरबार में आता है तो वो सच बताने से साफ इनकार कर देता है। वो ओडिपस से कहता है, मुझे घर जाने दो, ये सच तुम्हारे और इस शहर के लिए अच्छा नहीं है। ओडिपस के अहंकार को ये बात चुभ जाती है। उसे लगता है कि टाइरिशियस या तो डर रहा है या फिर किसी साजिश का हिस्सा है। वो उस पर दबाव डालता है, उसे उकसाता है। और जब टाइरिशियस फिर भी चुप रहता है तो ओडिपस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस पर देशद्रोह का आरोप लगा देता है कि राजा लायस की हत्या की साजिश में वो भी शामिल था। सोचिए, एक अंधे भविष्यवक्ता पर इतना गंभीर आरोप। बिल्कुल, और यही वो पल है जहां टाइरिशियस का सब्र टूट जाता है। और अपमान और गुस्से में वो सच उगल देता है जो कोई सुनना नहीं चाहता। वो सीधे ओडिपस की तरफ इशारा करके कहता है, जिस हत्यारे को तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम श्राप दे रहे हो, वो तुम खुद हो। एक पल के लिए
पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। ओडिपस इस सच को स्वीकार नहीं कर पाता है। ये उसकी समझ से, उसके तर्क से परे है। उसे लगता है कि ये क्रियोन की साजिश है राजगद्दी हथियाने के लिए। और वो टाइरेसियस के अंधेपन का मजाक उड़ाता है। कहता है, तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में सच कहां से होगा। और यहीं हमें नाटक का सबसे बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है, आंखों की रोशनी और मन की रोशनी के बीच। एक अंधा भविष्यवक्ता जो सच देख सकता है और एक आंखों वाला राजा जो सच से पूरी तरह अंधा है। इस टकराव के बाद कहानी में धीरे धीरे ओडिपस का अतीत खुलना शुरू होता है। हाँ, उसकी पत्नी रानी जोकास्टा उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो उदाहरण देती है कि कैसे उसके पहले पति राजा लायस के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वो अपने ही बेटे के हाथों मारा जाएगा। और जोकास्टा बताती है कि इस भविष्यवाणी से बचने के लिए उन्होंने अपने नवजात बेटे के पैर बांधकर उसे पैदा होते ही एक पहाड़ पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो कहती है कि देखो, राजा लायस तो सालों बाद एक तिराहे पर कुछ लुटेरों के हाथों मारा गया। तो देखो, भविष्यवाणी झूठी निकली। लेकिन उसकी ये कहानी ओडिपस को शांत करने की बजाय और बेचैन कर देती है। वो उससे उस तिराहा के बारे में पूछता है। वो जगह कैसी दिखती थी? राजा लायस का हुलिया कैसा था? वो एक तरह से अपने ही खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है, बिना ये जाने कि वो क्या कर रहा है। और जोकास्टा जो भी बताती है जगह का नाम, घटना का समय, वो सब ओडिपस के अतीत की एक भूली हुई खौफनाक याद से मेल खाता है। उसे याद आता है कि सालों पहले थीब्स आने के रास्ते में एक तिराहे पर उसका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। और गुस्से में उसने एक अजनबी बुजुर्ग और उसके साथियों की हत्या कर दी थी। एक भयानक शक उसके मन में घर करने लगता है। और यहाँ सोफोक्लिस की कहानी कहने की कला दिखती है। वो हमें दर्शकों को ओडिपस से 2 कदम आगे रखते हैं। हम समझ जाते हैं कि वो अजनबी बुजुर्ग राजा लायस ही था। लेकिन ओडिपस अभी सिर्फ आधा सच जानता है। कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अभी आना बाकी है। वो भाग तो अपनी किस्मत से रहा था, लेकिन असल में वो अपनी किस्मत की तरफ ही भागा जा रहा था। बिल्कुल। हमें पता चलता है कि बड़े होकर जब ओडिपस को पता चला कि उसे लेकर एक भविष्यवाणी हुई है कि वो अपने पिता का हत्यारा बनेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, तो वो अपने उन माता पिता को बचाने के लिए, जिन्हें वो अपना असली माता पिता समझता था, कुरिन्थ शहर छोड़कर भाग गया। और भागते हुए ही वो उस तिराहे पर पहुंचा जहां उसने अनजाने में अपने असली पिता राजा लायस की हत्या कर दी। इसके बाद वो थीब्स शहर पहुंचता है, स्फिंक्स की पहेली सुलझाकर नायक बनता है। और इनाम के तौर पर थीव्स की रानी जोकास्टा से शादी कर लेता है। वही जोकास्टा जो राजा लायस की विधवा थी और ओडिपस की असली माँ। हाँ, नियति का चक्र पूरा हो चुका था, बस खुद ओडिपस को इसका पता नहीं था। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब कोरिन्थ से एक दूत ये खबर लेकर आता है कि जिस राजा को ओडिपस अपना पिता समझता था उसकी मौत हो गई है। और ओडिपस को पल भर के लिए सुकून मिलता है। वो हंसता है, कहता है, देखो, भविष्यवाणियां झूठी होती हैं, मैंने अपने पिता को नहीं मारा। लेकिन ये राहत पल भर की ही थी। जब ओडिपस अपनी मां से शादी करने वाली भविष्यवाणी का डर जाहिर करता है तो दूत उसे दिलासा देने के लिए एक और राज खोल देता है। वो बताता है कि ओडिपस कोरिन्थ के राजा रानी का असली बेटा है ही नहीं। दूत कहता है कि उसे तो ओडिपस एक गडरिये से मिला था जिसके पैरों में कीलें ठुकी हुई थीं। जैसे ही दूत गडेरिये और पैरों में घाव का जिक्र करता है, रानी जोकास्टा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एक ही पल में सब कुछ समझ जाती है। वो भयानक सच को पहचान लेती है। वो ओडिपस को रोकती है, चीखती है, भगवान के लिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो और मत पूछो। लेकिन ओडिपस अपने अहंकार में सच को जानना चाहता है। उसे लगता है कि जोकास्टा को डर है कि शायद वो किसी गुलाम का बेटा निकलेगा। सच को सहन न कर पाने की वजह से जोकास्टा महल के अंदर भाग जाती है और आत्महत्या कर लेती है। और फिर नाटक का सबसे तनावपूर्ण क्षण आता है। उस बूढ़े गडेरिया को दरबार में लाया जाता है। वही गडेरिया जिसे राजा लायस ने बच्चे को फेंकने का काम सौंपा था। ओडिपस उसे थमकाता है, सच उगलवाने की कोशिश करता है। और जब मौत के डर से वो बूढ़ा आदमी सच बोलता है तो सच शीशे की तरह साफ हो जाता है। ओडिपस को एहसास होता है, मैं ही अपने पिता का हत्यारा हूं और अपनी मां का पति। ये एहसास एक विस्फोट जैसा है। नायक जो अब तक सच की तलाश में था, सच मिलते ही टूटकर बिखर जाता है। उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पहचान, उसकी जीत, सब एक भयानक झूठ साबित होता है। सच जानने के बाद ओडिपस महल के अंदर भागता है
और कुछ देर बाद एक सेवक बाहर आकर बताता है कि ओडिपस ने अपनी पत्नी और माँ जोकास्टा को लटका हुआ पाया। उसके मृत शरीर को नीचे उतारने के बाद उसने जोकास्टा के कपड़ों से सोने के ब्रोच मतलब पिन निकाले और उन्हें अपनी ही आंखों में घोंप लिया। वो खुद को अंधा कर लेता है। उसका तर्क दिल दहला देने वाला है। वो चीखता है, सच देखने के बाद इन आंखों की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी आंखों को सजा देता है क्योंकि वो देख तो सकती थी पर सच नहीं देख पाई। ये कितना शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सजा नहीं है, ये एक तरह की समझ है। वो आखिरकार अपने शारीरिक अंधेपन को अपने मानसिक अंधेपन के बराबर ले आता है। पूरी जिंदगी वो आंखों के होते हुए भी सच से अंधा रहा। और अब जब उसने सबसे भयानक सच देख लिया है तो वो दुनिया को देखने का हक खुद से छीन लेता है। वो भागने या मरने की बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और खुद के लिए देश निकाला मांगता है। ठीक वही सजा जो उसने राजा लायस के हत्यारे के लिए तय की थी। तो आखिर में ये सवाल फिर खड़ा हो जाता है, क्या ओडिपस अपनी किस्मत का शिकार था या उसके अपने फैसलों, उसके गुस्से और उसके अहंकार ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया? और इसका जवाब शायद दोनों है। भविष्यवाणी ने उसकी किस्मत तय की, लेकिन उस किस्मत तक पहुंचने का रास्ता उसने अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से खुद बनाया। अगर उस तिराहे पर उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। बिल्कुल, अगर उसने टाइरेसियस की चेतावनी सुनी होती तो शायद सच कभी सामने ना आता। यही सवाल उसे एक ट्रेजिक हीरो बनाता है। हाँ, एक महान और अच्छा इंसान जिसका एक छोटा सा दोष उसके पतन का कारण बनता है। 2500 साल बाद भी ये कहानी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये मानवीय घमंड की कहानी है और उस सच की तलाश की कहानी है जिसे शायद हम जानना ही नहीं चाहते। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा अंधापन आंखों में नहीं बल्कि मन में होता है। हम सब अपनी जिंदगी की पहेलियां सुलझाने में लगे हैं, पर क्या हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमारी अपनी पहचान को ही मिटा दे? सोचिएगा जरूर, क्या हर सच जानने लायक होता है? आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नई कहानी और उसके विश्लेषण के साथ मिलेंगे।